सभी को नमस्कार। मैं हूं सोनल शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विद्योदय। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 हिंदी ब से पदबंध और उसके भेद के बारे में। अब पदबंध को जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि शब्द और पद किसको कहते हैं। तो सबसे पहले हम शब्द की परिभाषा को हम समझेंगे कि एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। अब सार्थक का क्या मतलब हुआ, सार्थक समूह का क्या मतलब हुआ? ऐसा समूह जिसका कोई ना कोई अर्थ निकले। ठीक है, ऐसा शब्द समूह जिसका कोई ना कोई अर्थ निकले, मीनिंग निकले। व्याकरण में हम उन्हीं शब्दों को जगह देते हैं जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता है। निरर्थक शब्दों को व्याकरण में जगह नहीं दिया जाता। अब उदाहरण के बेसिस पर हम देखेंगे तो शब्द का उदाहरण हुआ राम, श्याम, खेलना, पढ़ना, जाना, सोना इत्यादि। अब पद की तरफ हम आगे जाएंगे। जब शब्द व्याकरणिक नियमों के अनुसार वाक्यों में प्रयुक्त कर दिया जाता है तब वह शब्द पद बन जाता है। अब देखिए, उदाहरण के आधार पर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले शब्द के उदाहरण में राम यहाँ पर स्वतंत्र था, व्याकरण के नियमों से मुक्त था, लेकिन पद में आने के बाद राम व्याकरण के नियमों में बंध गया। अब यह संज्ञा का काम करने लगा। दूसरे उदाहरण में हम देखेंगे पिताजी खाना खाकर सो गए। तो पिताजी भी यहाँ पर इस वाक्य में संज्ञा का काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर खाना खाकर सो गए, तो ये कौन कौन सा पद हुआ? ये क्रियापद हुआ। आगे देखेंगे शब्दों के भेद के बारे में। अब हम जानेंगे शब्द के भेद कितने होते हैं। तो शब्द के दो भेद होते हैं। पहला होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। तो विकारी शब्दों के बारे में हम सबसे पहले जानते हैं कि जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, काल अथवा कारक के अनुसार परिवर्तन होता रहता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे लड़का, लड़की, लड़के, लड़कियां, मैं, मुझे, हमें आदि। अब बात आती है कि अविकारी शब्द किसको कहते हैं। जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन, काल अथवा कारक के अनुसार इनमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आता तो वे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे धीरे धीरे, तेज तेज, बार बार इत्यादि। ठीक है। अब धीरे धीरे को यदि मैं उदाहरण के आधार पर आप बच्चों को समझाने की कोशिश करूं तो जैसे मैं कहूं कि जो है कि हरियर काका धीरे धीरे चल रहे हैं। ठीक है, या बच्चा धीरे धीरे चल रहा है, लड़कियां धीरे धीरे चल रही हैं। तो इस वाक्य में अलग अलग लिंग के आधार से हमने चेंज कर दिया। बच्चों को बच्चे के आधार पर हमने समझाया, लड़के के आधार पर, लड़कियों के आधार पर। लेकिन अगर इस वाक्य में देखेंगे तो कौन सा ऐसा शब्द है जो नहीं बदला? वो है धीरे धीरे। ठीक है, तो जो शब्द लिंग, वचन, काल अथवा कारक के अनुसार अपना रूप परिवर्तन नहीं करते हैं उनको हम कहते हैं अविकारी शब्द। आगे बढ़ेंगे। अब पद के भेद। पद के कितने भेद होते हैं? पद के 5 भेद होते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण पद। क्रिया विशेषण को हम अव्यय भी कहते हैं। आगे देखेंगे हम। अब हम जानेंगे कि पदबंध किसको कहते हैं और उसके भेद कितने होते हैं। यानी कि पदबंध की परिभाषा, उसका उदाहरण और उसके भेदों के बारे में हम जानेंगे, उसके प्रकार के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि पदबंध किसको कहते हैं। तो वाक्य में जब दो या दो से अधिक पद मिलकर के एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं तब उसे पदबंध कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम समझेंगे कि पद के बारे में आप समझ गए कि जब शब्द को व्याकरणिक नियमों के अनुसार वाक्यों में प्रयुक्त कर देते हैं तब वो शब्द पद बन जाता है। अब जो है पदबंध, बंध का मतलब होता है बांधना। किसको बांधना? पदों को बांधना। दो या दो से अधिक पदों को बांधना। किस में बांधना? व्याकरणिक नियमों में बांधना। ठीक है, तो अब यहाँ पर उदाहरण के आधार पर हम देखेंगे कि सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया। ठीक है, अब ये रेखांकित वाक्य, सारे के सारे ये जो रेखांकित वाक्य हमारे हैं वे इसमें इस्तेमाल किए गए एक एक पद छात्र के ऊपर आश्रित हैं।
ठीक है, इसमें मुख्य शब्द जो है वो छात्र हो गया, बाकी सारे छात्र के ऊपर आश्रित हैं, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा पदबंध होगा हमारा? संज्ञा पदबंध होगा। दूसरे उदाहरण में हम देखेंगे, राम एक परिश्रमी और ईमानदार लड़का है। रेखांकित पद इस लड़के की विशेषता के बारे में बता रहा है कि जो राम है वह कैसा है, ईमान परिश्रमी है और ईमानदार है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर विशेषण पदबंध होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। अब ठीक पद के ही तरह से पदबंध के भी 5 भेद होते हैं, पदबंध के भी 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पदबंध के 5 भेद होते हैं, जैसे संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण पदबंध को हम अव्यय पदबंध भी कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। अब बात आती है कि संज्ञा पदबंध किसको कहते हैं। सबसे पहले संज्ञा पदबंध किसको कहते हैं? तो जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, तो किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जब हम पदबंध की परिभाषा के अनुसार इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, तो संज्ञा पदबंध वह पदबंध जो वाक्य में संज्ञा का काम करे, ठीक है, वे संज्ञा पदबंध कहलाता है। ठीक है, और बाकी वाक्य के अन्य सारे पद जो होते हैं वो संज्ञा के ऊपर आश्रित होते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे उदाहरण के आधार पर कि राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराया। ठीक है, अब यहाँ पर इस वाक्य में मुख्य पद क्या है? राम है। ठीक है, और बाकी सारे जो है इनके राम के ऊपर आश्रित हैं, अर्थात यहाँ पर संज्ञा पदबंध है। अब दूसरे वाक्य में देखेंगे कि अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। ठीक है, तो जो इसमें मुख्य वाक्य है, मुख्य पद है, वो कौन सा है? दशरथ है। तो बाकी सारे दशरथ के ऊपर में जो है कि आश्रित हैं, इसलिए इसमें दशरथ यहाँ पर संज्ञा का काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है कि कौन सा पदबंध हो जाएगा? संज्ञा पदबंध हो जाएगा। आगे हम देखेंगे सर्वनाम पदबंध। तो जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक पद मिलकर के सर्वनाम पदबंध का काम करे, वहाँ पर सर्वनाम पदबंध होता है। ठीक है, और हम जानते ही हैं कि सर्वनाम किसको कहते हैं, प्रोनाउन किसको कहते हैं। संज्ञा के जगह पे इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। तो जब वाक्य में 2 या 2 से अधिक पद मिल करके सर्वनाम का काम करें तो वहाँ पर सर्वनाम पदबंध होता है। अब यहाँ पर उदाहरण के आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो शेर की तरह दहाड़ने वाले आप, तो जैसा कि हम जानते ही हैं कि तुम, मैं, आप, मेरा, तुम्हारा, ये सब क्या है? ये सब सर्वनाम है। तो यहाँ पर ये इस वाक्य में रेखांकित पद जो है उसमें कौन सा पदबंध है? यहाँ पर सर्वनाम पदबंध है। अब इसके आगे बढ़ेंगे हम। शरारत करने वाले कुछ, तो शरारत करने कुछ, ठीक ना, थोड़ा, कम, ज़्यादा, ये सब क्या है? ये सब भी सर्वनाम ही है। तो यहाँ पर जो है कि हमारा इस वाक्य में जो रेखांकित पदबंध हैं ये सब किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? कुछ की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो ये हमारा सर्वनाम पदबंध होगा। यदि छात्र तक रेखांकित कर दिया जाता तो ये हमारा संज्ञा पदबंध हो जाता। छात्र की तरफ संकेत करेगा, बाकी सारे पद छात्र के ऊपर आश्रित होंगे, तो वहाँ पर संज्ञा पदबंध होगा। अन्यथा अगर कुछ तक रेखांकित किया हुआ है तो आप बच्चे समझ जाएंगे कि कुछ जो है ये सर्वनाम के अंतर्गत आता है, तो इसलिए इस वाक्य में जो रेखांकित पदबंध हैं वे सर्वनाम पदबंध का काम कर रहे हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे क्रिया। अनेक क्रिया पदों से मिल करके बनने वाले क्रिया रूपों को हम क्रिया पदबंध कहते हैं। या फिर इसको हम दूसरी तरह से भी हम समझ सकते हैं कि वाक्य में जब 2 या 2 से अधिक पद मिलकर के क्रिया पदबंध का काम करें तो वहाँ पर क्रिया पदबंध होता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि बच्चे मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं, तो खेल रहे हैं क्या है? क्रिया है। तो यहाँ पर इस वाक्य के इस अंश से पता चलता है कि ये कौन सा पदबंध है? क्रिया पदबंध है। आगे देखेंगे, दादी माँ हमें नई नई कहानियाँ सुनाती रहती हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है?
ये क्रिया है। तो यहाँ पर इस रेखांकित जो पदबंध है हमारा वो कौन सा है? ये क्रिया पदबंध है। आगे बढ़ेंगे हम। विशेषण पदबंध। अब देखिए, विशेषण किसको कहते हैं? विशेषण की परिभाषा के अनुसार संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो ठीक इसी तरह से संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हुए वाक्य का जो अंश विशेषण का काम करे उसे हम विशेषण पदबंध कहते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर हम उदाहरण देखेंगे कि तालाब में सुंदर फूल खिले हुए हैं। यहाँ पर सुंदर क्या है? विशेषण है, और फूल क्या है? विशेष्य है। यानी कि जो विशेषता होती है वो विशेषण होता है, जिसकी विशेषता की जाती है वो विशेष्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? ये विशेषण पदबंध हुआ। दूसरी तरफ हम देखेंगे तो सीता सुंदर कविता लिखती है। ठीक है, तो सुंदर कविता, कविता की क्या है विशेषता? कि सुंदर कविता है। ठीक है, यहाँ पर सुंदर विशेषण है और कविता विशेष्य है, तो यहाँ पर क्या होगा? हमारा विशेषण पदबंध होगा। अब इसी के साथ हम अपना अंतिम पदबंध यानी कि क्रिया विशेषण पदबंध के बारे में हम जानेंगे। तो जो वाक्य या पद समूह वाक्य में क्रिया विशेषण का काम करे वहाँ पर क्रिया विशेषण पदबंध होता है। अब देखिए, क्रिया विशेषण किसको कहते हैं? क्रियाओं की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। मतलब काम किस टेक्निक में हो रहा है, किस फॉर्म में हो रहा है, मतलब काम करने की विशेषता। ठीक है, काम धीरे धीरे हो रहा है, तेज तेज हो रहा है, या जो भी है काम करने की टेक्निक। ठीक है, तो यहाँ पर उदाहरण के आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि हरियर काका धीरे धीरे चलते हुए, चलना क्रिया है, और अब यहाँ पर हरियर काका के चलने की क्या है विशेषता? वे धीरे धीरे आए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि हमारा क्रिया विशेषण होगा। राम सुबह से शाम तक पढ़ता रहा। पढ़ता रहा क्या है? क्रिया है। अब इस क्रिया राम के काम करने की विशेषता क्या हुई? कि वह सुबह से शाम तक पढ़ता रहा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? इस वाक्य में क्रिया विशेषण पदबंध होगा। चलिए, अब ये बातें हो गई। अब इसके बाद में हम कुछ प्रश्नों के आधार पर हम पदबंधों को समझने की कोशिश करेंगे। तो निम्नलिखित प्रश्नों में निर्देशित पदों का पदबंध के भेद बताइए। ठीक है, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। किसकी तरफ इशारा किया गया है? अयोध्या के राजा दशरथ। तो राजा दशरथ यानी कि संज्ञा, तो इस वाक्य में हमारा क्या हो जाएगा? संज्ञा पदबंध उत्तर होगा हमारा। धीरे धीरे चलने वाली, ठीक है, धीरे धीरे चलने वाली, तो इस वाक्य में हमारा पदबंध कौन सा होगा? हमारा विशेषण पदबंध होगा कि भाई गाड़ी जो है वो धीरे धीरे चलने वाली है। आगे बढ़ेंगे हम। बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने बालक को गिरने से बचा लिया। किसके जैसी फुर्ती दिखाकर? बिजली के जैसी फुर्ती दिखा करके, अर्थात यहाँ पर क्रिया की विशेषता को बताई जा रही है कि बिजली जैसी फुर्ती दिखा करके। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? यहाँ पर हम क्रिया देख लीजिए, यहाँ पर जो अगर ऑप्शन में दिया है कि जो है कि ठीक है, कि अगर क्रिया की विशेषता, वैसे तो बिजली की फुर्ती दिखा करके तो होना तो चाहिए था यहाँ पर क्रिया विशेषण। ठीक है, लेकिन क्रिया विशेषण नहीं दिया तो कोई बात नहीं, आप क्रिया को मार्क कर देंगे। अगर क्रिया विशेषण होता तो हमको यहाँ पर क्रिया विशेषण को ही टिक मार्क करना पड़ता। अब आगे हम देखेंगे, बरगद और पीपल की घनी छाँव, घनी छाँव, ये चीज़ आपका गलत हो गया है, लेकिन पूरा वाक्य हम जब पढ़ेंगे तो हमको थोड़ा अंदाज़ा मिलेगा। बरगद और पीपल की घनी छाँव से हमें बहुत सुख मिलता है, लेकिन अंडरलाइन तो यहीं तक होना चाहिए था, बरगद और पीपल की घनी छाँव, ठीक है, से हमें बहुत सुख मिलता है। तो अब यहाँ पर देखिए, बरगद और पीपल के पेड़ की विशेषता बताई गई है कि उसकी घनी छाँव होती है। तो विशेषता जब बताई जाती है तो वहाँ पर क्या होता है? विशेषण होता है। तो इसलिए हमारा यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, विशेषण पदबंध। आगे बढ़ेंगे हम। उसका तोता अत्यंत सुंदर और आज्ञाकारी है। अब देखिए, इस रेखांकित जो जो कुछ भी निर्देशित लाल रंग में जो निर्देशित पदबंध है,
यहाँ पर इस तोते की विशेषता के बारे में बताई जा रही है, तो इसलिए सीधी बहुत ही आसान है ये तो। यहाँ पे सीधा हमारा उत्तर हो जाएगा विशेषण पदबंध। बातें करने वाले बच्चों में से कुछ पकड़े गए। अब देखिए कुछ तो क्या होगा, सर्वनाम होगा हमारा, है ना। तो इस वाक्य में जो निर्देशित पदबंध है आपका वो कौन सा होगा, सर्वनाम पदबंध। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, मिलते हैं अब अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।